हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। तो जैसा कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, अपने जो सेकंड बुक है उसमें टोटल अपने पास 5 चैप्टर थे, जिसमें से अपन जैव अणु चैप्टर अभी कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा आइडिया दे दिया है। कार्बोहाइड्रेट अपन ने लास्ट लेक्चर में खत्म कर लिया था। आज अपन फिर से पढ़ने वाले एक और जैव अणु के बारे में, नाम है उसका प्रोटीन। अभी तक अपन ने कार्बोहाइड्रेट फिनिश किया था, जहाँ पे मैंने आपको ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की रेखीय संरचना, उसके बाद में ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, उसके अलावा मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इन सब के बारे में आइडिया दे दिया था। लास्ट लेक्चर में अपन ने पॉलीसैकेराइड के जो एग्जांपल थे अपने पास, फॉर एग्जांपल अपने पास स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ा अपन ने, माल्टोज के बारे में, लैक्टोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में, मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ा अपन ने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। आज अपन देखने वाले दूसरा जैव अणु जिसका नाम है प्रोटीन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले प्रोटीन के बारे में। एक और बात जो मैं बता देना चाहता हूं आपको, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर मैं बात करूं कि दो अगर मोनोमर को आपस में जुड़ना है तो दो मोनोमर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा क्या बना लेते हैं? मोनोसैकेराइड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या बना लेते हैं? डाइसैकेराइड। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड की अगर मैं बात करूं तो पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। आज अपन पढ़ने वाले प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन की, तो प्रोटीन भी एक प्रकार का बहुलक है। प्रोटीन भी एक प्रकार का क्या है? बहुलक है। अपने पास कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार का क्या था? बहुलक था, जिसमें अपन ने स्टार्च पढ़ा, ठीक है, सेलुलोज पढ़ा, ग्लाइकोजन पढ़ा। तो प्रोटीन एक प्रकार का बहुलक है। अब प्रोटीन जो है किससे मिलकर बना होता है? अगर मैं बात करूं, देखो बहुलक क्या है? जब बहुत सारे एकलक, अभी एकलक क्या होता है? सिंगल यूनिट, जिसको अपन बोलते हैं मोनोमर। जब बहुत सारे मोनोमर, एकलक मतलब सिंगल यूनिट, आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़कर एक बहुत बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं, वो बृहद संरचना क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो प्रोटीन भी एक प्रकार का बहुलक है। किसका बहुलक है? तो देखो बात समझना ऐसे, प्रोटीन को जब मैंने प्रोटीन का जल अपघटन किया तो प्रोटीन का इतना जल अपघटन किया मैंने जितना किया जा सकता था। तो मेरे को क्या मिला? जब प्रोटीन को जल अपघटित किया जितना किया जा सकता था तो मेरे को मिला अमीनो एसिड। क्या मिला? अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। इसको इससे समझो, अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? देखो, एक अमीनो अम्ल, मतलब एक अमीनो अम्ल, फिर दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा अमीनो अम्ल। अब जब ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जब जुड़ते जाते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? पॉलीपेप्टाइड का। और वही पॉलीपेप्टाइड चेन आगे जाके क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। तो अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से आगे जाके बनता है प्रोटीन। आगे मैं बात करूं तो देखो, अपने प्रोटीन भी प्रकार का पॉलीमर बहुलक है। ठीक है, किसका बहुलक है? तो अपन बोलेंगे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, तो अमीनो एसिड का बहुलक है प्रोटीन। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? इसमें पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। या अपन बोले पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा बॉन्ड? तो अपन कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसके ऑपोजिट कार्बोहाइड्रेट में अपन देख रहे थे कौन सा बॉन्ड पाया जाता था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे अपने पास पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड हो NH। ये जो सी डबल बॉन्ड हो, ध्यान देना, ये जो अपने पास सी डबल बॉन्ड हो NH है, इसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं अपन? पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि एक टाइप का एमाइड बॉन्ड होता है। ठीक है ना, एमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज अपन बोल सकते हैं इसको। आगे लिखा 10 से अधिक अमीनो अम्ल मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। 10 से अधिक अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। 100 से अधिक अमीनो अम्ल तथा 10,000 यू भार वाले, देखो 100 से ज्यादा अमीनो अम्ल, ठीक है, तथा 10,000 यू भार वाले, यहाँ पे अपने को भार दे रखा है यू, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। तो 100 से अधिक अमीनो अम्ल या 10,000 यू भार वाले अमीनो अम्ल प्रोटीन कहलाते हैं। अब इसका एक अपवाद है, देखो जैसे कि इन्होंने बोल दिया 100 से ज्यादा अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाएंगे, पर इसका एक एक्सेप्शन है जो कि पूछ लिया जाता है कई बार। बायो वाले बच्चों को पता भी होगा कि जो इंसुलिन है उसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं। इंसुलिन में 51 अमीनो अम्ल होते हैं। 51 अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? इंसुलिन, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो एनसीईआरटी कहती है अपने कि 100 से ज्यादा अमीनो अम्ल तथा 10,000 यू भार वाले, 100 से अधिक अमीनो अम्ल तथा 10,000 यू भार वाले जो अमीनो अम्ल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। जबकि अपने इंसुलिन में तो 51 अमीनो एसिड ही होते हैं, तो इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से क्या बना लेता है? प्रोटीन बना लेता है। तो ये एक प्रकार का अपवाद हुआ और इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51 अमीनो एसिड। या अगर मैं बात करूं ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें कि ऐसा प्रोटीन जिसमें कि 100 से कम अमीनो अम्ल होते हैं, तब भी उसका नाम क्या जाएगा? इंसुलिन जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा, प्रोटीन अल्फा अमीनो समूह के बहुलक होते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो समूह के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, जो आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बोलती थी कि बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ के, देखो बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ेंगे। अब किससे जुड़ेंगे? हर दो अमीनो अम्ल एक तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और ऐसे धीरे धीरे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और पॉलीपेप्टाइड चेन से आगे किसका निर्माण हो जाएगा? प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा।
आगे देखो क्या लिखा है, रासायनिक रूप से पेप्टाइड बंध एक प्रकार का एमाइड बंध है। रासायनिक रूप से पेप्टाइड बंध एक प्रकार का एमाइड बंध है। आपको एमाइड ग्रुप के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसको अपन क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। तो देखो एक तरीके से देखो सी डबल बॉन्ड ओ NH, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो अपन जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं वो एक प्रकार का एमाइड लिंकेज ही है। तो देखो क्या लिखा है, रासायनिक रूप से पेप्टाइड बंध एक प्रकार का एमाइड बंध है जो कि एक अल्फा अमीनो अम्ल के सी डबल बॉन्ड ओ OH समूह तथा दूसरे अल्फा अमीनो के NH2। तो एक देखो सुनना ध्यान से, एक अमीनो अम्ल का तो COOH वाला समूह और दूसरे अमीनो अम्ल का NH2 समूह के बीच बनता है। ठीक है, अब कैसे बनता है, जल के अणु के बाहर निकलने से। देखो इसको ऐसे समझो, अगर मैं बात करूं कि ध्यान देना इधर सारे बच्चे इधर देखेंगे मेरे, तो यहाँ पे देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना कि जैसे ये अपने पास ये अमीनो अम्ल अपने पास NH2 CH2 सी डबल बॉन्ड OH, इस एक अमीनो अम्ल की बात करूं तो ये कौन सा वाला पार्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला पार्ट हुआ, COOH वाला पार्ट हुआ। ये अपने पास दूसरा अमीनो अम्ल है, इस दूसरे अमीनो अम्ल का कौन सा पार्ट, देखो NH2 से अपन क्या ले रहे हैं H, और सी डबल बॉन्ड O, और OH से क्या ले रहे हैं अपन OH, यहां से HOH, वाटर का रिमूवल होगा और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, देखो जैसे यहां से वाटर निकलेगा सी डबल बॉन्ड O और NH आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और इस सी डबल बॉन्ड ओ NH को ही तो अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या एमाइड लिंकेज। तो इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनते जाना एक बार वापस से। इन्होंने बोला अपने को कि प्रोटीन जो है वो अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं जो आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सही बात है, प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं जो आपस में पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। आगे रासायनिक रूप से पेप्टाइड बंध, रासायनिक रूप से पेप्टाइड बंध एक प्रकार का एमाइड बंध है जो कि एक अल्फा अमीनो अम्लों की सी डबल बॉन्ड OH समूह तथा दूसरे अल्फा अमीनो के NH2 समूह के बीच बनता है। ठीक है, जल के अणु के बाहर निकलने से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, सी डबल बॉन्ड O NH, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध। पेप्टाइड लिंकेज बोल लो, एमाइड लिंकेज बोल लो, बात एक ही है। एक अमीनो अम्ल का OH और दूसरे अमीनो अम्लों का H, तो यहां से वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, देखो OHH निकला, वाटर निकालो यहां से, इस कार्बन को किससे जोड़ दो, NH ग्रुप से। तो जैसे ये कार्बन NH ग्रुप से जुड़ा तो अपने को सी डबल बॉन्ड NH नजर आया, और जहां पे अपने को सी डबल बॉन्ड NH नजर आ जाए इसका मतलब वो अपने पास पेप्टाइड लिंकेज या एमाइड लिंकेज है। अरे डन है बात, आगे सुनते जाओ। अब ये जो अमीनो अम्ल है ना अपना, इसका नाम है ग्लाइसिन। देखो ध्यान देना, ये जो अमीनो अम्ल है इसका नाम है ग्लाइसिन। इसमें है क्या, देखो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 तो हाइड्रोजन है। एक जगह कौन है, सी डबल बॉन्ड OH अपना कार्बोक्सिल समूह, एक जगह कौन है अपना NH2 एमिनो समूह। ठीक है, तो ये अपना ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है। ठीक है, अब एक और अमीनो अम्ल है एलानिन। एलानिन में क्या खास बात है, सुनना, एलानिन और ग्लाइसिन में क्या डिफरेंस है। ग्लाइसिन और एलानिन में पहले अपन समानता पढ़ते हैं, इसके पास भी एक COOH, इसके पास भी एक COOH, एलानिन के पास भी एक NH2, इसके पास भी एक NH2। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, जबकि इस कार्बन पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक CH3 है। इसका मतलब अगर आपको ग्लाइसिन से एलानिन बनाना हो तो बहुत ही आसान तरीका है, क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह CH3 जोड़ दो, तो अपन ने ग्लाइसिन से क्या बना दिया, अपन ने ग्लाइसिन से एलानिन बना दिया। तो ये सबसे सरलतम अमीनो अम्ल है अपना ग्लाइसिन। ठीक है, एक और बात जो नोटिस करने वाली है कि अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ, देखो ध्यान देना, एक छोटा सा वर्ड और समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी जिसमें अपन बोलते हैं कायरल कार्बन या असम्मित कार्बन। कायरल कार्बन, कुछ किताबें इसको किरेल कार्बन भी लिख देती, किरेल, कायरल या असम्मित। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन। कौन सा कार्बन होता है, वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होती है। मतलब देखो कार्बन की चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट है, कार्बन की चारों संयोजकताओं पे संयोजकता डिफरेंट होने का मतलब है चारों संयोजकताओं पे अलग अलग समूह जुड़े हैं, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कायरल कार्बन या किरेल कार्बन या असम्मित कार्बन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो अपना ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में जो कार्बन है वो कैसा है, कायरल या अकायरल। तो अपना आंसर जाएगा अकायरल, क्योंकि 2 ग्रुप कैसे हो गए, सेम हो गए, और 2 ग्रुप सेम हो गए तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये कायरल नहीं है, ये कैसा है, अकायरल है। जबकि एलानिन की बात करूं मैं, एलानिन में देखो एक NH2, एक COOH, एक CH3 और एक H, तो क्या मैं कह सकता हूं इस कार्बन की चारों संयोजकता कैसी है, अलग अलग है। तो ये अपना क्या हुआ, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन नहीं है। तो एक मैंने ले लिया ग्लाइसिन, एक ले लिया मैंने एलानिन। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का मेथड की, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, या एमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है। तो एक अमीनो अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH वाला पार्ट,
दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 वाले का H पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यहां से वाटर का रिमूवल होता है और वाटर के रिमूवल से देखो C डबल बॉन्ड और NH आपस में जुड़ जाएंगे, जिसको कि अपन पेप्टाइड लिंकेज या एमाइड लिंकेज बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या एमाइड लिंकेज। तो ये आपको नजर भी आ रहा होगा कि ग्लाइसिन और एलानिन, मैंने ग्लाइसिन का तो OH वाला पार्ट और एलानिन का H वाला पार्ट यहाँ से वाटर निकाला और मैंने बना दिया पेप्टाइड बॉन्ड अथवा पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बंध बोल लो, एमाइड बंध बोल लो, पेप्टाइड लिंकेज बोल लो, एमाइड लिंकेज बोल लो, बात एक ही है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ऑब्जर्व करनी वो ये है, क्या मैं कह सकता हूँ दो अमीनो अम्ल मिलकर डाईपेप्टाइड बनाते हैं? अरे दो अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाएंगे, डाईपेप्टाइड बनाएंगे। और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितना है कि सर इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो एक ही है, C डबल बॉन्ड और NH को तो अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कितना है, एक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी अपन ने, सुनना, दो अमीनो अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, दो अमीनो अम्ल मिलके डाईपेप्टाइड बनाते हैं। उनके बीच कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, उनके बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ऐसे कैसे, सुनना एक और बात, तीन अमीनो अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, तीन अमीनो अम्ल मिलके ट्राईपेप्टाइड बनाते हैं। उनके बीच कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, उनके बीच दो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। समझ आ रही बात? क्या मैं कह सकता हूं मोनोपेप्टाइड नाम की कोई भी चीज नहीं होती है? अरे दो अमीनो अम्ल मिलेंगे तभी तो डाईपेप्टाइड बनेगा। तो दो अमीनो अम्ल मिलके डाईपेप्टाइड, उनके मध्य कितने पेप्टाइड बॉन्ड, एक। तीन अमीनो अम्ल मिलके क्या बनेंगे, ट्राईपेप्टाइड, उनके बीच कितने हैं, एमाइड बंध, दो। ऐसे कैसे अगर मैं बोलूं चार अमीनो अम्ल मिलके बनाएंगे टेट्रापेप्टाइड, क्या बनाएंगे, टेट्रापेप्टाइड, उनके मध्य कितने एमाइड बंध, उनके मध्य तीन एमाइड बंध होंगे। ठीक है, ये बात अपने को समझ आनी चाहिए। तो मोनोपेप्टाइड नाम की कोई भी चीज नहीं होती, तीन अमीनो अम्ल मिलकर ट्राईपेप्टाइड बनाते हैं जिनके मध्य दो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बोले तो एक कम कर देना है, और तीन अमीनो अम्ल ट्राईपेप्टाइड, चार टेट्रापेप्टाइड, पांच पेंटापेप्टाइड, और बहुत सारे जुड़ गए तो पॉलीपेप्टाइड, और वही आगे जाके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, आगे सुनते जाना। 10 अथवा 10 से अधिक अमीनो अम्ल मिलकर, 10 अथवा 10 से अधिक अमीनो अम्ल मिलकर किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, वाटर के रिमूवल से। और वाटर का रिमूवल कब होता है, जब एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH वाला पार्ट और दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 का H पार्ट, वो जब आप वाटर निकालते हैं तो वहां से पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है। अब सुनना ध्यान से अगली बात, प्रोटीन का जब अपन जल अपघटन करते हैं, देखो प्रोटीन का जल अपघटन मतलब जल की उपस्थिति में अपन वहां पे बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। जल की उपस्थिति में अपन बंध को तोड़ रहे हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल अपघटन कहलाती है। मतलब प्रोटीन को मैं जितना तोड़ सकता था, प्रोटीन को जितना तोड़ा जा सकता था उतना मैंने तोड़ा। तो प्रोटीन को जब मैंने हाइड्रोलिसिस किया, जल अपघटन किया, तो मेरे को क्या देखने को मिला, पेप्टाइड्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स का अपने और आगे हाइड्रोलिसिस किया, जल अपघटन किया, तो अपने को अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो अम्ल देखने को मिले। तो प्रोटीन के जल अपघटन से पेप्टाइड और पेप्टाइड के जल अपघटन से अल्फा अमीनो अम्ल देखने को अपने को मिलते हैं। इसकी उल्टी प्रोसेस भी अपन कर सकते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं, और पेप्टाइड आगे जाके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अरे समझ आ रही है बात? कह सकता हूं मैं बहुत सारे अल्फा अमीनो अम्ल मिल गए, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। बहुत सारे अल्फा अमीनो अम्ल जुड़े पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, वाटर उन्होंने निकाला, तो मैं कह सकता हूं पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, और वही पॉलीपेप्टाइड चेन आगे जाके क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। इसका उल्टा, प्रोटीन का जब जल अपघटन करेंगे तो बनेंगे पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड का जल अपघटन करेंगे तो अपने को मिलेंगे अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, आगे सुनते जाना। अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये है, ये अपने पास अपने एक और क्या ले लिए, यहाँ पे अपने पास अमीनो अम्ल है। इस कार्बन पे देखो एक NH2 ग्रुप है, क्या हाँ होता है, एक कार्बोक्सिल समूह है, ये भी होता है, और यहाँ पे R ग्रुप, अब R ग्रुप कुछ भी हो सकता है अपने एल्किल समूह। ठीक है, और यहाँ पे एक है अपने पास हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो आपको नोटिस करना वो ये है, एक तो देखो यहाँ पे अम्ल से रिलेटेड पार्ट है और एक अपने पास क्षार से रिलेटेड पार्ट है। एक पार्ट अम्ल से रिलेटेड, एक पार्ट क्षार से रिलेटेड है। अब अपने को क्या करना है, अम्ल और क्षार दोनों चीजें हैं यहाँ पे। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो अम्ल होता है अपने अंदर से क्या निकाल फेंकता है, अम्ल जो होता है वो अपने अंदर से H+ प्रोटॉन निकाल देता है। तो ये जो कार्बोक्सिल समूह है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये अपने अंदर से क्या निकाल देगा, H निकाल देगा। और H किस फॉर्म में निकलता है, H+ के फॉर्म में निकलता है, प्रोटॉन के फॉर्म में। तो क्या मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके खुद के ऊपर तो नेगेटिव ले लिया और उसने H+ निकाल दिया। अब जैसे ही H+ निकला, सुनना ध्यान से, इस NH2 की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना है सारे बच्चों को इधर। इस NH2 की बात कर रहा हूं, तो ये NH2 में नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल है। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और उसको H+ नजर आ रहा है, तो बताओ क्या मैं कह सकता हूँ ये एक प्रकार का अपने पास कैसा क्षार है, लोइस क्षार है।
ठीक है। ये क्या करेंगे, ये लोन पेयर देके H+ के साथ क्या कर लेता है, बंध बना लेता है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस NH2 में से नाइट्रोजन ने लोन पेयर देके H+ के साथ बॉन्ड बना लिया, तो जो पहले NH2 था आज क्या बन गया, वो NH3+ बन गया। क्या बन गया, NH3+। देखो एक और बात आप नोटिस करोगे, यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रोजन है 2 बॉन्ड तो बना रहा है हाइड्रोजन के साथ में। ये जो अपने पास नाइट्रोजन है, ध्यान देना, ये जो अपने पास नाइट्रोजन है ये 2 बॉन्ड तो कहाँ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ में, और 1 बॉन्ड ऊपर कार्बन के साथ बना रहा है, 3 बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो मैं कह सकता हूँ नाइट्रोजन की बाइटम कोश में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। अब जैसे ही देखो, सुनना ध्यान से ये वाली कहानी, ये एक बार स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ। ये RCH, ये अपना C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसने H+ निकाल दिया अपने अंदर से, तो क्या बन गया, O पे नेगेटिव बन गया। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, और कितने हाइड्रोजन, 2 तो पहले ही थे, अरे 2 हाइड्रोजन तो पहले ही थे। इसने जो H+ निकाला वो किसने ले लिया, नाइट्रोजन ने लोन पेयर देके बॉन्ड बनाए। अब सुनो, 1 2 3 4 नाइट्रोजन के बाइटम कोश में होते कितने, 5, आज कितने हैं, 4, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है। प्लस चार्ज ये बताता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस NH3 देखो, ये है NH3 पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, NH3 पे पॉजिटिव, और C डबल बॉन्ड O पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, इसमें O पे नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसको अपन बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन। ये अपन ने एमीन चैप्टर में भी डिस्कस किया था, ज्विटर आयन, जहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में जो अम्ल वाला पार्ट है वो अपने अंदर से H+ निकाल रहा है और दूसरा उस H+ को ग्रहण कर रहा है। तो इससे किसका निर्माण हो जाता है, ज्विटर आयन का निर्माण होता है। ज्विटर आयन का निर्माण होता है जिसको NCERT बोलती है उभयाविष्ट आयन। क्या बोलती है NCERT, उभयाविष्ट आयन। सुनते जाना, देखो क्या लिखा है, अमीनो अम्ल सामान्यतः रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कोई कलर नहीं होता, ठीक है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल में घुल जाते हैं तथा उच्च गलनांक की ठोस होते हैं, जो सामान्य अमीनो अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार नहीं करते। सामान्य अमीनो अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार नहीं करते। आगे लिखा है, अपितु लवणों की भांति गुण दर्शाते हैं। लवणों की भांति गुण क्यों दर्शाते हैं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ज्विटर आयन बना, पॉजिटिव नेगेटिव तो कह सकता हूं ना, एक तरीके से लवण की तरह व्यवहार करेंगे। इसका कारण एक ही अणु में, अब देखो लवण की भांति गुण दर्शाते हैं, इसका कारण एक ही अणु में अम्लीय भाग कौन सा, कार्बोक्सिल समूह, तथा क्षारकीय कौन सा भाग अपना, एमिनो समूह की उपस्थिति है। जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह अपने अंदर से क्या निकाल देता है, एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है, जबकि अमीनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। जो बात अभी अपन ने पढ़ी ना, कि कार्बोक्सिल वाला पार्ट अपने अंदर से H+ निकाल देगा और ये NH2 वाला पार्ट इस H+ को ले लेगा, ठीक है। जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है, जबकि अमीनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है, द्विध्रुवीय आयन। क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को 2 चार्ज देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक तरीके से 2 पोल देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। तो क्या डाईपोल का निर्माण हो गया, डाईपोल को अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। तो यहाँ पे द्विध्रुवीय आयन बनता है, इस द्विध्रुवीय आयन को अपन क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन अथवा उभयाविष्ट आयन। ये कैसा होता है, उदासीन होता है, परंतु इसमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों ही उपस्थित होते हैं। आगे, उभयाविष्ट आयनिक रूप में अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति दर्शाते हैं तथा वे अम्लों और क्षारों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार दोनों के साथ वो अभिक्रिया करते हैं, ये बात भी अपने को समझ आनी चाहिए, ठीक है। आगे सुनते जाना, देखो क्या बात लिखी है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीनों की संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटीनों की संरचना। हाँ, अगली स्ट्रक्चर जो अपन को देखनी है, प्रोटीनों की संरचना। तो देखो प्रोटीनों की संरचना में ध्यान देना, आणविक आकृति अथवा बल के आधार पर, आणविक आकृति अथवा बल के आधार पर अपन प्रोटीन का प्रकार पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, आणविक आकृति अथवा बल के आधार पर 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन, जिसको कि अपन बोलते हैं रेशेदार प्रोटीन, और एक होता है अपना ग्लोब्यूलर, जिसको कि बोलते हैं गोलाकार। रेशेदार, गोलाकार, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। आगे फाइब्रस में क्या पाए जाते हैं, रेशेदार प्रोटीन में रेशे पाए जाएंगे, गोलाकार प्रोटीन में गोलाकार ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ये कैसी होती है, ये होती है जल में अविलय, जल में घुलती नहीं है। और ये जल में कैसी होती है, विलय होती है। अब बात करें कि बताओ, देखो आपके आरबीसी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण बताइए। जैसे मान लो ये सवाल आ गया, गोलाकार प्रोटीन के 2 उदाहरण बताइए, तो अपने को क्या लिखना है, एक लिखना अपने को इंसुलिन, एक अपने को लिखना है एल्ब्यूमिन। एक इंसुलिन, एक अपना एल्ब्यूमिन, ठीक है, एक इंसुलिन, एक एल्ब्यूमिन। ये किसके उदाहरण हो गए, गोलाकार प्रोटीन के। आगे रेशेदार प्रोटीन में और क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन तथा डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। रेशेदार प्रोटीन में हाइड्रोजन तथा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाया जाता है। आगे बात करते हैं उदाहरण की, तो यहाँ पे मायोसिन, आप लोगों ने सुना भी होगा, मायोसिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रेजेंट होता है मसल्स में, प्रेजेंट इन मसल्स, मायोसिन पाया जाता है मसल्स में,
ठीक है। और केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? हेयर, वुल और सिल्क में, ठीक है, बालों में, ऊन में और रेशम में। हेयर, वुल और सिल्क में केराटिन, और मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स। तो अगर मैं बात करूं फाइब्रस प्रोटीन के उदाहरण, तो फाइब्रस रेशेदार के उदाहरण मायोसिन और केराटिन। गोलाकार के उदाहरण इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। इंसुलिन, एल्ब्यूमिन एक प्रकार की गोलाकार प्रोटीन, केराटिन और मायोसिन एक प्रकार की रेशेदार प्रोटीन। ये एग्जाम्पल अपने को आने चाहिए। इसमें अंतर पूछ लेते हैं और उदाहरण पूछ लेते हैं आपके आरबीएससी बोर्ड में। आगे सुनो, सेकंड, संरचना के आधार पर। पहला तो अपन ने पढ़ा आणविक आकृति अथवा बल के आधार पर, अपन पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर प्रोटीन का प्रकार। अब संरचना के आधार पर प्रोटीन 4 प्रकार की होती है: प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन और चतुर्थक प्रोटीन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री प्रोटीन में अमीनो अम्लों का विशिष्ट क्रम होता है। क्या होता है? विशिष्ट क्रम। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले अमीनो अम्लों का विशिष्ट क्रम किस प्रोटीन में होता है, तो अपन आंसर देंगे 1 डिग्री प्रोटीन या प्राथमिक प्रोटीन में। तो प्राथमिक प्रोटीन में अमीनो अम्लों का विशिष्ट क्रम होता है, ठीक है। एक और बात कि 1 डिग्री जो आगे फोल्ड होकर क्या बनाती है? 2 डिग्री प्रोटीन बनाती है। 2 डिग्री में और फोल्डिंग होती है, क्या बनाती है? 3 डिग्री में, और आगे फर्दर 4 डिग्री प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखा है प्राथमिक प्रोटीन में अमीनो अम्लों का विशिष्ट क्रम, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। स्पेसिफिक ऑर्डर या स्पेसिफिक अरेंजमेंट अपने को देखने को मिलता है किसमें? 1 डिग्री प्रोटीन, जिसको कि अपन प्राथमिक प्रोटीन भी बुलाते हैं। आगे, यदि इस क्रम में अमीनो अम्ल चेंज हो जाए, यदि इस क्रम में अमीनो अम्ल चेंज हो जाए तो प्रोटीन भी क्या हो जाए? चेंज हो जाता है। अगर अमीनो अम्ल चेंज हो गया इस क्रम में तो प्रोटीन भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसका फेमस एग्जांपल जो कि बायो में आप लोग पढ़ते हो, बायो वाले बच्चों को बहुत अच्छे से आइडिया है कि जो एग्जांपल है, हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वैलिन आ जाए। अब ये ग्लूटामिक और वैलिन क्या, ये एक प्रकार के अमीनो अम्ल है। ग्लूटामिक और वैलिन एक प्रकार के क्या है अपने पास? अमीनो अम्ल है। तो हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अमीनो अम्ल आ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ध्यान देना, हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। बायो वालों ने इसका नाम सुन रखा होगा। इसमें क्या होता है? इसमें आरबीसी हो जाती है हंसियाकार की। आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, ठीक है, हंसियाकार शेप ले लेती है। अब ये जो हंसियाकार होती है उससे क्या प्रभाव पड़ता है? आरबीसी के हंसियाकार होने से आरबीसी की ऑक्सीजन धारण क्षमता कम हो जाती है। आरबीसी के हंसियाकार होने के कारण आरबीसी की ऑक्सीजन धारण क्षमता, मतलब ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है ना, ये ऐसे समझो ऑक्सीजन जितनी वो रख सकती उतनी नहीं रख पाएगी, तो ऑक्सीजन धारण क्षमता, ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो गई। और सेकंड, अब इसका एक एडवांटेज भी है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से सुरक्षा। हंसियाकार होने से प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो कि एक प्रकार का जानलेवा मलेरिया है, उससे भी अपने को क्या देखने को मिलती है? सुरक्षा देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं सेकेंडरी प्रोटीन। अब सेकेंडरी प्रोटीन कैसे बनती है? तो 1 डिग्री प्रोटीन जो है उसकी फोल्डिंग के द्वारा कौन सी प्रोटीन बनती है? 2 डिग्री। मतलब 1 डिग्री प्रोटीन की फोल्डिंग से क्या बनती है? 2 डिग्री प्रोटीन बनती है। 1 डिग्री प्रोटीन के वलन से, मतलब फोल्डिंग से 2 डिग्री प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो अपन बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, एक को बोलते हैं बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स, ठीक है, बीटा प्लीटेड, बीटा लहरिया शीट। अब इनमें भी देखो इंपॉर्टेंट बातें जो सुनते जाना आप लोगों को, यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्फा हेलिक्स में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और फोल्डिंग राइट हैंड साइड होती है। देखो पहली बात तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें? अल्फा हेलिक्स में। सेकंड बात, फोल्डिंग कैसी होती है? यहाँ पे राइट हैंड साइड होती है और यहाँ पे एक ही लेयर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये जो अपन ने बनाई है अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर, जिसमें कि राइट हैंड साइड फोल्डिंग होती है। जो फोल्डिंग होगी वो किस डायरेक्शन से होगी? राइट हैंड डायरेक्शन से होगी। और यहाँ पे एक ही लेयर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, देखो इस NH का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने को पता है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से सहसंयोजक बंध से जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन किसी दूसरे परमाणु के उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ एक आकर्षण अनुभव करता है, उसे ही अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ा है कि हाँ उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है? एक आकर्षण अनुभव करता है और इसी आकर्षण को अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इधर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक ही लेयर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? तो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक ही लेयर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, फोल्डिंग राइट हैंड साइड हो रही है और यहाँ पे अपने को मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। आगे बीटा लहरिया की बात करते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन मैक्सिमम विस्तार तक खींची रहती है, मतलब वो स्ट्रेच रहती है ना, जितना उसको स्ट्रेच किया जा सकता था वो उतनी स्ट्रेच रहती है। यहाँ 2 लेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे एक ही लेयर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे 2 लेयर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। बीटा लहरिया में 2 लेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आगे अब ये कितने प्रकार की होती है? तो इसके भी 2 प्रकार है, सिन और एंटी। अब सिन और एंटी बहुत आसान है, सुनना ध्यान से। यदि दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन NH से शुरू हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे?
सिन बोलेंगे। यदि एक पॉलीपेप्टाइड CO से और दूसरी NH से स्टार्ट हो रही तो उसको अपन एंटी बोलेंगे। क्या डेफिनेशन है, दोनों चेन या तो NH से या CO से स्टार्ट होगी, मतलब सेम रहेगी। ये NH से और ये भी NH से, तो अपन कहेंगे इसमें सिन हो रहा है। ठीक है, ये कौन सी है, ये सिन प्रोटीन है। और अगर मान लो ये CO से स्टार्ट हो रही है, ये भी CO से स्टार्ट हो रही है, तब भी सिन है। कि सर एंटी कब होगी, जब ये CO से और ये NH से स्टार्ट हो, या ये CO से ये NH से स्टार्ट हो। ठीक है, तो क्या लिखा है, दोनों चेन या तो NH से या CO से स्टार्ट हो, मतलब दोनों चेन अगर सेम है तो उसको अपन सिन बोलेंगे। एक चेन NH से और शुरू हो जबकि दूसरी CO से शुरू हो तो उसको अपन एंटी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो लेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इधर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पे दो लेयर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे भी दो लेयर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए अपन इसको बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। पर अगर मैं बात करूं, ये अधिकतम विस्तार तक फैली रहती है, इस समय मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें एक ही लेयर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें दो लेयर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये डिफरेंस अपन एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 3 डिग्री प्रोटीन पे। 3 डिग्री प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो क्या है, देखो 2 डिग्री आगे और बलन के द्वारा 3 डिग्री में चेंज हो जाती है। देखो करना क्या है, प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो कितने प्रकार में अपन ने बांटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 1 डिग्री में अमीनो अम्ल विशिष्ट क्रम में होते हैं। ठीक है, और अमीनो अम्ल का अगर सीक्वेंस चेंज हो गया तो प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। अगर एक भी अमीनो अम्ल में चेंज आ गया तो प्रोटीन भी अपने को चेंज होता हुआ वहां पे देखने को मिलता है। 1 डिग्री प्रोटीन जो है आगे फोल्डिंग के द्वारा 2 डिग्री प्रोटीन बनाती है। 2 डिग्री प्रोटीन में और फोल्डिंग होती है, क्या बनाती है, 3 डिग्री प्रोटीन बनाती है। तो 2 डिग्री आगे और वलन फोल्डिंग के द्वारा 3 डिग्री में चेंज हो जाती है, जो अभी अपन ने पढ़ ली। कितने प्रकार की, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। ठीक है, फाइब्रस के दो एग्जांपल, मायोसिन और केराटिन। मायोसिन किस में प्रेजेंट होता है, मसल में। ठीक है, मायोसिन किस में प्रेजेंट होता है, मसल में। केराटिन किस में होता है, हेयर, वुल और सिल्क में। ठीक है, और ग्लोब्यूलर के एग्जांपल भी अपन ने पढ़े थे, इंसुलिन वगैरह। इंसुलिन वगैरह किससे बिलोंग करता है, ग्लोब्यूलर से, और अपना मायोसिन और केराटिन फाइब्रस से। अगली 4 डिग्री प्रोटीन। 4 डिग्री प्रोटीन क्या है, 3 डिग्री प्रोटीन सब यूनिट के समान व्यवहार करती है तथा 3D में स्पेसिफिक जगह स्पेसिफिक एंगल से जुड़ के 4 डिग्री प्रोटीन बनाती है। मतलब ऐसे समझो 3 डिग्री में स्पेसिफिक पोजीशन होगी, स्पेसिफिक एंगल्स होगा, तो 3 डिग्री प्रोटीन स्पेसिफिक पोजीशन से और स्पेसिफिक एंगल से जुड़ के किसका निर्माण करती है, 4 डिग्री का निर्माण करती है। मतलब क्या मैं कह सकता हूं 1 डिग्री प्रोटीन से 2 डिग्री प्रोटीन बनता है, 2 डिग्री से फिर 3 डिग्री बनता है, और 3 डिग्री से आगे 4 डिग्री प्रोटीन का निर्माण होता है। अगली बात, प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन का अपन विकृतीकरण कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, या तो अपन पीएच में चेंज कर देंगे या तापमान में चेंज कर देंगे। तो क्या बात लेके सुनते जाना, पीएच में चेंज कर दो या टेम्परेचर में चेंज कर दो। तो पीएच अथवा टेम्परेचर में चेंज करके प्रोटीन को स्कंदित करना या उसके गुणों को नष्ट करना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। कि पीएच में चेंज कर दो या टेम्परेचर में चेंज कर दो, तो पीएच अथवा तापमान में परिवर्तन करने से, ठीक है, प्रोटीन के गुणों का नष्ट होना अथवा प्रोटीन का स्कंदित होना क्या कहलाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है कई बार सवाल, बताइए प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, या प्रोटीन को कैसे हम विकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के गुणों को नष्ट करना अथवा प्रोटीन को स्कंदित करना, और नष्ट करना और स्कंदित करने के कितने तरीके, पीएच में चेंज कर दो या तापमान में चेंज कर दो। ठीक है, तो पीएच अथवा तापमान में चेंज करके प्रोटीन को स्कंदित करना या उसके गुणों को नष्ट करना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। इसके एग्जांपल, दही का जमना प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है। उसके अलावा दूध का फटना, ठीक है, दूध में नींबू मिला देते हैं, पनीर बनाते हैं अपन, तो दूध का फटना, पनीर का निर्माण, दही का जमना, ये सारे प्रोटीन के विकृतीकरण के उदाहरण है। अगली बात, अंडे का उबलना, ये भी प्रोटीन का विकृतीकरण है। ठीक है, प्रोटीन के, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन के विकृतीकरण में 2 डिग्री तथा 3 डिग्री स्ट्रक्चर 1 डिग्री में चेंज हो जाती है। सुनना ध्यान से, प्रोटीन के विकृतीकरण में 2 डिग्री तथा 3 डिग्री स्ट्रक्चर किस में चेंज हो जाती है, 1 डिग्री स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं 1 डिग्री में फोल्डिंग हुई 2 डिग्री बना, 2 डिग्री में फोल्डिंग हुई 3 डिग्री बना, तो क्या फोल्ड खुलेंगे, पहले फोल्ड बन रहे थे अब फोल्ड खुलेंगे, तो मैं कह सकता हूं 2 डिग्री तथा 3 डिग्री स्ट्रक्चर 1 डिग्री में चेंज हो जाती है, अर्थात वलन फोल्डिंग खुल जाती है, जिससे कि एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इसको देखो, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार लोग गलत तरीके से एज्यूम कर लेते हैं। वो गलत तरीका इसमें क्या लगाते हैं, सुनना ध्यान से, कि जो कच्चा अंडा है वो लिक्विड फॉर्म में था, उसके अंदर लिक्विड था, कच्चा अंडा के अंदर क्या था, लिक्विड था। जब हम उसको बॉईल करते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, पहली बात। ठीक है, अंडे को उबालना प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है। तो अपन ने क्या करा, कच्चा अंडा लिक्विड फॉर्म में था,
लिक्विड फॉर्म था ना उसके अंदर, उसको अपन ने टेम्परेचर दिया तो बॉइल्ड एग हो गया, और बॉइल्ड एग के अंदर कौन सी चीज होती है, सॉलिड। तो ऐसे देखने में ऐसे लग रहा है कि लिक्विड किस में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है। तो लोग गलत क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं अच्छा पहले लिक्विड था अब सॉलिड हो गया, पहले पार्टिकल क्या थे, थोड़े दूर दूर थे लिक्विड में, अब सॉलिड में फॉर्म चेंज हो गया तो पार्टिकल पास पास आ गए होंगे, तो एक तरीके से एंट्रोपी कम हो जानी चाहिए। उनको ऐसे लगता है एंट्रोपी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, पर एंट्रोपी रियलिटी में क्या होती है, बढ़ती है। तो अंडे को उबालना प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है, इसमें एंट्रोपी अपने पास बढ़ती है। कम क्यों नहीं होती, सुनना ध्यान से। पहली बार देखने में लगता है कि एंट्रोपी कम हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि 2 डिग्री तथा 3 डिग्री स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो जाती है, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो होती है उसमें फोल्डिंग खुलती है और 1 डिग्री स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। तो ऐसे नहीं सोचना लिक्विड से सॉलिड में गया एंट्रोपी कम हो गई, नहीं। 2 डिग्री तथा 3 डिग्री प्रोटीन की जो फोल्डिंग है वो खुल गई और 1 डिग्री प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोटीन से 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री की फोल्डिंग खुलने से 1 डिग्री प्रोटीन बन रही है, ठीक है ना। 1 डिग्री का निर्माण हो रहा है, अर्थात प्रोटीन का विकृतीकरण हो रहा है। अंडे को उबालना प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है, तथा 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर 1 डिग्री में परिवर्तित हो रही है, अर्थात एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। अब अपने एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल है जो आप लोगों को ध्यान से सुनते जाने। यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर बनाने, ध्यान देना इधर। यहाँ पे अपने पास एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है अपने पास प्रोटीन की अल्फा कुंडलिनी संरचना, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की। देखो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में फोल्डिंग कैसे हो रही है, राइट हैंड डायरेक्शन में हो रही है। कैसे हो रही है, राइट हैंड डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, प्रोटीन की अल्फा कुंडलिनी संरचना, राइट हैंड साइड में फोल्डिंग होती है। अब यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस करो, इस ऑक्सीजन का इस NH के हाइड्रोजन के साथ में कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस ऑक्सीजन की इस NH के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस NH का इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस ऑक्सीजन की इस NH के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो अपने को डॉट डॉट फॉर्म में दिख रहे हैं ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और क्या मैं कह सकता हूं कि जो अपनी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें एक ही लेयर के मध्य क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो अपना अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें एक ही जो अपने पास लेयर है उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है, बीटा शीट जो है उसमें 2 लेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो ये जो एक लेयर है, ये जो पूरी एक लेयर है, इसके ऑक्सीजन की इस दूसरे लेयर के हाइड्रोजन के साथ ये क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान देना फिर से, इसके हाइड्रोजन की दूसरे लेयर के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस ऑक्सीजन की दूसरे लेयर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस लेयर को देखो, इसके ऑक्सीजन की दूसरे लेयर के हाइड्रोजन के साथ क्या हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन की दूसरे लेयर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस ऑक्सीजन की दूसरे लेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये अपने पास प्रोटीन की बीटा शीट है, बीटा प्लीटेड शीट, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। इसमें एक ही लेयर के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे 2 लेयर के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अपने अधिकतम विस्तार तक क्या रहती है, स्ट्रेच्ड आउट रहती है, फैली रहती है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने प्रोटीन का एक पार्ट खत्म कर दिया है, ठीक है। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो पे अपना जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है यूट्यूब चैनल पे वो खत्म कर लो, प्रोटीन का ये वाला वीडियो लेक्चर देख लो। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करने वाले हैं, अगले लेक्चर में अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।